गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 अपना क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर का, जिसमें हम लोग केवल एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग करने की पूरी प्रोसेस है, उसमें बेसिकली 3 टाइप के हम लोगों को सिस्टम्स दिए गए हैं कि भैया आप 3 प्रकार से नाम कर सकते हैं। एक्चुअली आज मॉडर्न डे में तो केवल एक ही सिस्टम यूज होता है, वो है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, है ना, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लेकिन कभी ये सारे सिस्टम्स भी थे जब यूज़ हुआ करते थे। तो एक था उसमें सा अपना कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और एक था डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या था भैया? एक था कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इससे थोड़ा सा अपग्रेड हुए तो डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया। उसके बाद अपना आया IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो फिर ज़रूरत क्या है इस कॉमन नेमिंग के पढ़ने की? जब आज ये इतना प्रिमिटिव हो चुका है तो फिर क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग कॉमन नेमिंग में यूज किए गए कई सारे नेम्स यूज़ करते हैं, जैसे आइसोपेंटेन, है ना, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वो नेम है, जैसे नियोपेंटेन, ठीक है, नियोपेंटेन। तो ये सारे क्या नाम है? ये सारे नाम तो IUPAC है, वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में, लेकिन ये लिए कहाँ से गए हैं? कॉमन नेमिंग से लिए गए। तो यही चीज़ हमें समझना है आज। अच्छा, कई बार तो हमको ये सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि इसको रट लो। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा रटने वाली भी नहीं है ना, इतना ज़्यादा रटने वाली भी नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें तो हम समझ सकते ही हैं कॉमन नेमिंग में। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि कॉमन नेमिंग जो भी हम लोग करने वाले हैं वो अब कुछ प्रकार से होने वाले हैं। मतलब होने क्या वाला है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो एक प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं, है ना, उनको खेलना बहुत पसंद है तो उनको हम लोग खिलाड़ी बोल दिए। कुछ लोग हैं जिनको पढ़ना बहुत पसंद है, उनको हम पढ़ाकू बोल दिए। कुछ लोग को नाचना पसंद है तो उनको हम डांसर्स बोल दिए। हैं एक ही स्पीसीज़ के, हैं वो मानव ही, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ डांसर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, पढ़ाकू हैं। तो ये क्या है? एक ही स्पीसीज़ को हमने कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया, उनके फंक्शंस के बेसिस पे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो भी उनका काम है, उनका नेचर है, उसी के हिसाब से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेचर होता है। जैसे 20-30 का एक ग्रुप होगा जो एक नेचर दिखा रहे होंगे, 50-60 का एक ग्रुप होगा जो एक नेचर दिखा रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं की बस ग्रुपिंग करते चले जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो पहला अपना ग्रुपिंग होने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अभी जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं सबसे पहले कॉमन नेमिंग में, वो है कॉमन नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि भैया सोर्स के बेसिस पे हम कॉमन नेमिंग कर देते हैं। दूसरा बात है साइंटिस्ट के नेम पे, मतलब जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम से हम लोग कॉमन नेमिंग कर देंगे। और जो वो प्रॉपर्टीज देते हैं, कुछ का हम लोग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनका नाम लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सोर्स वाला डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, सोर्स वाला। तो जब हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं और हम सोर्स के बेसिस पे नाम लिखते हैं, तो देखिए कुछ मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को लिख के रखे हैं। जैसे मीथेन है अपना, मीथेन कहाँ पाया जाता है? मार्सी प्लेसेस में पाया जाता है, तो इसका नाम रख दिया मार्स गैस। ये सब कॉमन नेम है। इनके पीछे कई बार लॉजिक्स हम नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन हमको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आता है। जैसे मार्सी प्लेसेस पे गैस पाई गई जिसको CH4 कहते थे, उसको हम लोग ने मार्स गैस बोल दिया। ऐसे ही डिस्टिलेशन ऑफ वुड के काम में आने वाला CH3OH, है ना, डिस्टिलेशन के वुड के डिस्टिलेशन में काम आने वाला CH3OH था, तो हमने इसको कह दिया भैया वुड स्पिरिट है। ऐसे ही रेड आंट्स, जिनको हम लोग फर्मिका भी बोलते हैं, उनमें एक एसिड पाया जाता था जिसको HCOH बोलते थे। क्या बोलते थे? HCOH। और ये क्या था? रेड आंट्स में पाया जाता था, जिसको हम लोग फर्मिका भी बोलते हैं, इसलिए हमने इस एसिड को फॉर्मिक एसिड कह दिया। अब देखिए, विनेगर जो अपना था उसको हम लोग एसिटम भी बोलते हैं, और उसमें पाया जाता था CH3COH, एसिटम CH3COH, इसीलिए हम लोगों ने कॉमन नेमिंग में इसको एसिटिक एसिड भी कह दिया। अब देखिए, मिल्क में ये कंपाउंड पाया जाता था CH3CHOH, तो हमने, क्योंकि मिल्क को हम लोग लैक्टिक कहते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें पाए जाने वाले एसिड को लैक्टिक एसिड बोल दिया। ऐसे सिट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन, ऑरेंज, ऐसे फ्रूट्स, इसमें एक स्पेशल टाइप का एसिड पाया जाता था जिसका ये स्ट्रक्चर है CH2CH2 COOH, और इधर सेकेंड कार्बन पे जो है अपना लग रखा है OH, ठीक है। इन तीनों कार्बन में से जो बीच वाला कार्बन है उस पर OH लग रखा है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। सिट्रस फ्रूट में एक एसिड पाया जाता है उसका, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया भैया? ये सिट्रिक एसिड हो गया।
तो ये कॉमन नेमिंग हो गई सोर्स के बेसिस पे कि भैया जो जहाँ पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है, उसी के हिसाब से हमने एक नाम दे दिया। चलिए अब साइंटिस्ट के बेसिस पे हुआ यूं कि ग्रिग्नार्ड साहब ने RMGS को डिस्कवर किया कि भैया ये क्या है, एक रिएजेंट था जिसको डिस्कवर किसने किया, ग्रिग्नार्ड साहब ने, तो नाम क्या दे दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे ही फ्रैंकलैंड साहब ने किया तो R2ZN को तो नाम दे दिया फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ऐसे ही गिलीमांस साहब ने डिस्कवर किया R2CuLi तो नाम दे दिया गिलीमांस रिएजेंट। ठीक है जी। अब बात आती है इधर देखिए प्रॉपर्टीज वालों की। तो प्रॉपर्टीज वालों में ज़्यादा कुछ बात नहीं है। अल्केन लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है इसलिए इसका नाम दे दिया पैराफिन। ऐसे ही जो अल्कीन होता है वो ऑयल फॉर्मिंग नेचर रखता है। ऑयल फॉर्मिंग मतलब उससे आप तेल बना सकते हैं, तो ऑयल फॉर्मिंग नेचर रखता है अल्कीन, इसलिए नाम दे दिया ओलिफिन। ठीक है जी। चलिए तो ये अपनी पहली कैटेगरी खत्म होती है कॉमन नेमिंग के, जिसमें हमने सीखा कि भैया सोर्स के बेसिस पे कैसे कॉमन नेमिंग कर दी गई, साइंटिस्ट के बेसिस पे कैसे कॉमन नेमिंग कर दी गई, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी। कॉमन नेमिंग काफ़ी बड़ा होने वाला है, इंजॉय करते चलिए अंतिम तक, मज़े से चीज़ों को समझते चाहिए। ये तो बेसिक बात हो, ये सबसे पहली चीज़। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे जो ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है हमारे हिसाब से। ये आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना था वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिसको लिखना था वो लिख लें। एक सेकेंड इसकी स्क्रीन को बैक करके पॉज करके उसको लिख भी सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कॉमन नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ध्यान से देखिए, कॉमन नेमिंग अब हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया तो दो टाइप के दिखाई दिए हमें वो। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। एक तो हाइड्रोकार्बन मिले हमें, और एक मिला हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। बिल्कुल जाहिर सी बात है भैया, यही दो चीज़ मिले होंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। क्या मिला होगा, एक हाइड्रोकार्बन मिला होगा, एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट हो सकते हैं, अपने पढ़ ही रखे हैं, अल्केन, अल्कीन, और मैं ये सब तेज तेज लिखना क्योंकि ये आप जानते हैं, अल्काइन। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या है भैया, जैसे अल्कीन अल्कीन अल्काइन अगर हाइड्रोकार्बन है, अल्केन अल्कीन अल्काइन अगर हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। जैसे अल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन, पहले तो समझे क्या है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बने हुए जो भी कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे और कोई भी दूसरा एटम नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ग्रुप्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण देता हूं आपको, अल्केन में अगर आप कहते हैं कि CH4 है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में आप क्या कह सकते हैं, CH3OH। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ क्या कह सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही अल्काइन में भी एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। तो बेसिक बात कहने की क्या है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में अंतर क्या है कि ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे, इनमें कोई और एटम भी आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो एक एक्स्ट्रा एटम आ गया, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजनिक ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, जैसे अमीन इंट्रोड्यूस हो सकता था, एसिड इंट्रोड्यूस हो सकता था, जिसमें COOH में 2 ऑक्सीजन आ जाते। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी ग्रुप्स आ जाएंगे, तो वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हमें आएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग नेमिंग सीखने वाले हैं, कॉमन नेमिंग सीखने वाले। नेमिंग तो क्या, कॉमन नेमिंग स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ, क्योंकि नेमिंग जब हम कहते हैं तो आज मॉडर्न जमाना में हम IUPAC नेमिंग समझते हैं, लेकिन ये हम लोग सीख रहे हैं कॉमन नेमिंग। इसलिए हम लोग सबसे पहला जो नेमिंग सीखने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन इधर था और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इधर था। मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इधर था। तो हम लोग किसकी नेमिंग पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ने वाले हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे होगी। ठीक है,
चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग पहले सीखने वाले हैं क्या है, कॉमन नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी नेमिंग करेंगे, हाइड्रोकार्बन में स्पेसिफिकली ए पार्ट होगा अपना अल्केन। अल्केन देखिए, अल्केन की नेमिंग, अल्केन की कॉमन नेमिंग करने वाले हम लोग। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अल्केन की कॉमन नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एल्क प्लस इन के फॉर्म में। मतलब ये जो एल्क होगा ना, ये आपको बताएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है जी, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कार्बन की संख्या कितनी है उसी के हिसाब से एक नाम होगा, उसके साथ आप एन लगा देंगे तो आपका बन जाएगा अल्केन का कॉमन नेम। क्या मैंने बोला, एल्क प्लस एन के फॉर्म में आप अल्केन का कॉमन नेमिंग कर सकते हैं, जहां पे एल्क है क्या है, वर्ड रूट है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन गिने जाते हैं। वर्ड रूट में क्या गिने जाते हैं जी, नंबर ऑफ कार्बन गिने जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 हुए तो उसका क्या नाम होगा, 2 हुए तो उसका क्या नाम होगा, 3 हुए तो उसका क्या नाम होगा, 4 हुए तो उसका क्या नाम होगा, 10 हुए तो उसका क्या नाम होगा, 12 हुए तो उसका क्या नाम होगा। ये देख लेंगे उस नाम के साथ। जैसे मान लीजिए 5 कार्बन हुए तो 5 कार्बन का क्या नाम होगा और उसके साथ एन लगा दीजिए, बन गया आपका अल्केन का कॉमन नेमिंग। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना भैया कि वर्ड रूट में कितने कार्बन में क्या नाम होगा। तो आइए उस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे अब देखिएगा ध्यान से, इधर मैं लिख देता हूं कॉर्नर में वर्ड रूट, ठीक है, और इधर उसका नेम, ठीक है। वर्ड रूट में क्या गिनाता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मेनली 12 तक करो, इससे ज़्यादा कार्बन तो कभी आते ही नहीं है। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हिक्स, 7 कार्बन को हिप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डिक, 11 को अनडिक और 12 को डूडिक। ये चीज हो गया। अब आपको पता चल गया मैं क्या कह रहा था। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा मिल गया, एग्जाम्पल देता हूं, अब आपको एग्जाम्पल देता हूं। हाँ चलिए एग्जाम्पल्स का भरमार चालू करते हैं अब हम लोग। मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं, आप लोग लिख लेंगे मैंने जो लिखा था। तो हमको किस फॉर्म में लिखना है अल्केन का कॉमन नेमिंग, हाइड्रोकार्बन में मिटा देता हूं ताकि मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करवा सकूं। सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, अल्केन सीख रहे हैं ना। अल्केन का कॉमन नेमिंग, अल्केन का कॉमन नेमिंग कैसे लिखेंगे, एल्क प्लस इन, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। एल्क क्या है जी, ये है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें पता ही चल गया। अब देखिए एक एक एग्जांपल से करते हैं इसको स्टार्ट। CH4, CH4 कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, मिथ। पहले तो हमको किस फॉर्म में लिखना है, अल्क प्लस एन के फॉर्म में। अल्क क्या है, वर्ड रूट ही तो है, तो वर्ड 1 कार्बन का हम लोग वर्ड रूट देख लेते हैं, मिथ था, तो हम लोग ये अल्क वाला पार्ट लिख देते हैं क्योंकि ये वर्ड रूट ही तो है, मिथ लिख दिए। ऊपर लिखते हैं क्योंकि और भी एग्जाम्पल्स हमें करना है इसमें। क्या लिख दिए जी, मिथ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे एन लगा दीजिए, हो गया आपका ये आंसर, मीथेन। दूसरा करते हैं,
CH3 CH3। क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो एथ के साथ क्या लगा? अल्क हो गया अपना। अल्क वर्ड रूट था तो हमने लिख दिया। इसके साथ क्या लगा देंगे? कंप्लीट। चलिए आइए, ऐसे 3 कार्बन ले लीजिए। तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या है? प्रॉप। उसके साथ क्या लगा देंगे? डन। अगला एग्जांपल देखते हैं। CH3 और CH3, इसको क्या बोलेंगे? इसको देखते हैं। देखिए ये जो ग्रुप है, मैं आपको बता देता हूँ, CH3 और CH3, ये पूरा ग्रुप कहलाता है अपना आइसो। क्या बोला जाता है इसको? आइसो। इस ग्रुप को जब आप देखें, क्योंकि 3 कार्बन है, अगर ये केवल 3 ही में है तो आइसोप्रोपाइल बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले ये देखिए, ये ग्रुप आपको मिल गया, आइसो ग्रुप मिल गया। इसके साथ क्या 1 कार्बन और है, तो कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, तो इसको हम लोग बोल दिए 4 कार्बन थे, तो क्योंकि ये ग्रुप था आइसो। अब देखिए वर्ड रूट क्या कहता है? अल्क क्या कहता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट के हिसाब से 4 कार्बन में क्या लगाएंगे? ब्यूट। उसके साथ N लगा देंगे, कोई इश्यूज नहीं। अच्छा, 4 कार्बन अगर ऐसे होते तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ये चारों लीनियरली अरेंज्ड है। तो ये क्या है? ये अपना नॉर्मल ब्यूटेन है। इसको हम लोग ने क्या कर दिया? N ब्यूटेन। सो अब इसको मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया, आप समझ गए होंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट अपना अल्क हो गया और N अपना लगाना ही था। तो हमने कहा कि भैया ब्यूटेन तो ये भी है, ब्यूटेन तो ये भी है, तो डिफरेंस कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि भैया ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप, इसमें मतलब ये ग्रुप को हमने एक फिक्स नेम दे दिया आइसो, और ये जो अपना एक लीनियरली चेंज्ड ग्रुप होते हैं, लीनियर चेंज जो होती हैं, उसको हम लोग ने नॉर्मल बोल दिया, उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, N ब्यूटेन इसलिए लिखा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स कुछ करिए सर, फटाफट करते हैं। इन सबको मैं मिटा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल्स आइए 5 कार्बन पे, CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5, इसको 5 कार्बन था, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। वर्ड रूट क्या होता है? पेंट और N। ठीक, अब आइए, और 5 कार्बन में और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 CH3, इस ग्रुप को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं, अगर ये ऐसा होता, लेट सपोज ये ऐसा होता, तो इस ग्रुप को हम लोग पहले तो ये मैं 5 कंपाउंड, 5 का ये मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये एक ग्रुप है, रेडिकल है। देखिए जैसे RH होता है, ये एल्केन होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन जब हम लोग हटा देते हैं तो बन जाता है रेडिकल। ठीक है, R डॉट, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिया था, तो ये बन गया था रेडिकल। इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है नियो। क्या नाम होता है? नियो। जब भी आपको ये वाला ग्रुप मिले, CH3 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 CH2, इसमें देखिए 5 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अच्छा, अब अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाता, देखिए ध्यान से, अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाता, अब बोला जाता है इसका नाम लिख दीजिए, तो आप क्या कहते? ये हो गया नियो, उसके बाद कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, नियो 6 कार्बन है तो हेक्स और N, नियो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, आपको तो यही सिखाया गया ना कॉमन नेमिंग में। तो बेसिक बात यही है, अल्केन में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पकड़ लेना है, वर्ड रूट
अल्क प्लस एन के हिसाब से उसका कॉमन नेमिंग कर देना है। अल्क क्या बताएगा? वर्ड रूट, और वर्ड रूट आपको इसमें से देख के पता ही चल जाता है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। कुछ हमने स्पेशल पॉइंट्स कवर किए। हमने एक आइसो ग्रुप का डिस्कशन किया। आइसो क्या था? ये मैं रेडिकल्स बता रहा हूँ, ये पूरे के पूरे अल्केन नहीं, रेडिकल हैं ये आइसो था अपना। और क्या था जी? नियो भी हमने डिस्कस किया है। नियो क्या था? CH3 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 1 2 3 4 5, और ये ग्रुप क्या हो गया अपना? नियो हो गया। ठीक है, आइसो हो गया, नियो हो गया। ओके, ठीक। अब मैं कुछ एक्सेप्शंस आपको बता देता हूँ, कुछ एक्सेप्शंस आइसो और नियो वाले में कुछ एक्सेप्शंस बता देता हूँ। जैसे एक्सेप्शन नंबर पहला है आइसो ऑक्टेन। ये क्या है? देखते हैं क्या है। CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो कितने कार्बन इसमें? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और एक 8 कार्बन, तो ऑक्टेन तो हो गया। अब जब आप बात करते हैं नियो की, तो आप देखिए, सॉरी आइसो की, तो ये वाला ग्रुप आपको यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन वहीं साथ साथ आपको 1 2 3 4 और 5 यहाँ से नियो भी मिल रहा था। तो आपने आइसो की क्यों रखा और नियो को क्यों नहीं रखा? तो ये एक एक्सेप्शन है जो हम लोग जनरली लिखा करते हैं। अब दूसरी है ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन कुछ और नहीं है, सेम है। CH3 ये CH2 हमने रिमूव कर दिया और डायरेक्ट इस वाले कार्बन को ला दिया। ये है अपना ट्रिप्टेन। चलिए, इसका नाम ट्रिप्टेन ही क्यों रखा कॉमन नेमिंग में? भाई जब कॉमन नेमिंग आपने अल्क प्लस एन के हिसाब से की, तो आपने ट्रिप्टेन क्यों रखा? फिर तो कुछ और भी रख सकते थे इसके हिसाब से, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, तो हेप्टेन रख देते। और क्योंकि आइसो ग्रुप इसमें था तो आइसो हेप्टेन रख देते, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हाँ, लेकिन अगर ये लिनियरली ब्रांच्ड रहते तो शायद ये नाम आइसोहेप्टेन हो जाता, और शायद ही नहीं, वो आइसोहेप्टेन ही कहलाता। शायद क्या कहने वाली बात है उसमें। चलिए, यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कवर हो जाता है। अब बात आती है अल्केन के बाद अल्कीन की। अल्कीन की कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कीन। ध्यान से देखिए, जैसे हमने अल्केन का कॉमन नेमिंग किया वैसे अल्कीन का भी कर देंगे। अल्कीन में क्या करना है? अल्क यहाँ पे लिखना है, और वो अल्क क्या बताएगा? अभी भी वर्ड रूट ही बताएगा। प्लस यहाँ पे क्या लगाना है? आइलीन लगाना है। जैसे आप वहाँ पे एन लगाते थे, यहाँ पे आइलीन लगाना है। अल्क क्या बताएगा जी? अल्क बताएगा आपका वर्ड रूट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का अल्क क्या होगा? एथ, मतलब वर्ड रूट एथ। अब 2 कार्बन है, एथ है, फिर आप डायरेक्ट आइलीन लगा दें, ये नाम होगा इथाइलीन। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का अल्क क्या होगा? अल्क माने वर्ड रूट प्रॉप और आइलीन। कोई दिक्कत? चलिए, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, तीसरा करते हैं। ये CH3, इसको मिटा देते हैं, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। CH3 CH, इस एग्जांपल को देखते हैं। CH3 CH
और CH3 CH2 ले लेते हैं, आगे डबल बॉन्ड लगा देंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, थोड़ा इसकी नेमिंग करते हैं। हमको क्या करना था, अल्क पहचानना था और आइलिन पहचानना था। कितने का अल क्या बताएगा, वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या इस्तेमाल होता है, ब्यूट, लिख दिए ब्यूट, और आइलिन हमें लगा देना है। ये हो गया इसका नाम, ब्यूट आइलिन। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नेमिंग करेंगे जब हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, अल्क। अल्क मतलब वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए कौन सा वर्ड रूट इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूट। आइलिन हमें लगा देना है, ब्यूटाइलिन हो गया ये। अच्छा, अब देखिए, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर ये दोनों कंपाउंड सेम हैं, मतलब एक ही जैसे, एक ही कंपाउंड है। एक ही जैसे कहने का क्या मतलब, क्या ये दोनों एक ही कंपाउंड है, तभी तो इन दोनों का नाम एक आया होगा। अगर ये भी ब्यूटाइलिन है, ये भी ब्यूटाइलिन है, इनका नाम अगर एक जैसे हो गया तो फिर ये कंपाउंड भी एक जैसे होने चाहिए, या फिर कहते एक ही कंपाउंड होना चाहिए, है ना, यही तो होना चाहिए। लेकिन जब आप IUPAC नेमिंग सीखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि इसका IUPAC नाम अलग है और इसका IUPAC नाम अलग है। मैं बोल के बता देता हूँ, ये है ब्यूट 1इन और ये क्या है, ब्यूट 2इन। इन दोनों का IUPAC नेम अलग अलग है, आगे हम सीखेंगे क्या है। लेकिन इन दोनों का IUPAC नेम अगर अलग अलग है और हमको ये बताया जाता है कि दोज कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट IUPAC नेम आर डिफरेंट कंपाउंड्स, वो एक कंपाउंड्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है। जिनका IUPAC नाम अलग हो गया वो कंपाउंड्स अलग हो गए। और अगर ये कंपाउंड्स अलग हो गए तो इनका कॉमन नेम कैसे एक जैसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि IUPAC नेम अलग अलग हो और कॉमन नेम एक हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, किस वजह से इनका नाम एक जैसा आ रहा है? इनका नाम एक जैसा इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने डबल बॉन्ड की कोई पोजीशन ही नहीं बताई। आपने डबल बॉन्ड का कोई संकेत नहीं दिया कि वो किस जगह पे है दोनों कंपाउंड्स में। अगर आप ध्यान से देखने की प्रयास करेंगे तो इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे? जैसे अगर आप नंबरिंग करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो किस पोजीशन पे है? पहले पोजीशन पे। यहाँ पे देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे और यहाँ पे पहले पोजीशन पे है। तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भैया डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है, ऐसा ब्यूटाइलिन है ये। कोई आपसे बोले कि ब्यूटाइलिन बनाओ तो आप कौन सा बनाओगे, ये वाला कि ये वाला? ये तो आप तब बना पाओगे ना जब आपको वो बताए कि ब्यूटाइलिन बनाओ जिसमें डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे हो, या फिर ब्यूटाइलिन बनाओ जिसमें डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे हो। अब समझने वाली बात ये है कि पहले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसमें भी अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? यहीं से देखिए, डबल बॉन्ड जो अपना चालू हो जाता है, जहाँ से डबल बॉन्ड चालू हो गया वही उसकी पोजीशन हो गई। यहाँ से डबल बॉन्ड अगर आप गिनेंगे तो यहीं से चालू हो गया, पहले कार्बन से, तो यानी कि अल्फा कार्बन से डबल बॉन्ड चालू हुआ, तो हम लोग क्या नाम दे देंगे इसको, अल्फा ब्यूटाइलिन। वैसे इसमें दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड चालू हुआ, इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। अब आपसे कोई कहे कि अल्फा ब्यूटाइलिन बनाओ, आपको पता गया कि पहले तो 4 कार्बन ब्यूटाइलिन बनाना है, यानी कि 4 कार्बन बनाना है, उसके बाद आइलिन यानी कि डबल बॉन्ड लगाना है, उसके बाद अल्फा है तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड बना देंगे। ऐसे यहाँ पे बीटा ब्यूटाइलिन बनाना है, पहले 4 कार्बन बना देंगे, 4 कार्बन के बाद आइलिन है तो डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है अगर बीटा पोजीशन है तो दूसरे कार्बन पे लगा देंगे। चलिए, ये सारी बातें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं और कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH CH3 C है, इसको CH नहीं ले सकते ना, नहीं तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? ये देखें ध्यान से आप, ये कार्बन। अब इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे? अब आप देखें, ये वाला ग्रुप मैंने पहले ही बताया, आइसो, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, आइसो। अब आप इस पे आए अल्क और आइलिन पे। अल्क इसका क्या है, 4, तो क्या लिख देंगे, ब्यूट, और आइलिन। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगता तो भी वो वही स्ट्रक्चर होता, मतलब वही कंपाउंड होता, यहाँ पे लगता तो भी वही कंपाउंड होता, और यहाँ पे लगता तो भी वही कंपाउंड होता। क्योंकि अगर आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग से थोड़ा समझा जा सकता है इस चीज़ को, तो ये 1 नंबरिंग, ये 2 नंबरिंग। क्यों 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग? क्योंकि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, अगर मान लेते हैं कि यहाँ ना होकर डबल बॉन्ड यहाँ होता
तो ये CH3 ना होकर CH2 होता है। तो नंबरिंग, तो हम क्या करते, इसको 1 नंबर दे देते, इसको 2 नंबर दे देते। तो हमेशा आप देखिए वही नाम आएगा। और जब सेम IUPAC नाम होता तो हम लोग उस चीज़ को एक ही कंपाउंड मानते हैं। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, CH3 CH CH3, ये CH नहीं है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइलिन बोलते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए अल्केन और अल्कीन के। अब अल्काइन की बात करते हैं कि अल्काइन की कॉमन नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। इसकी अल्काइन की, अल्काइन की कॉमन नेमिंग, चलिए हमने अल्केन की कर ली, हमने अल्कीन की कर ली, बात आती है अल्काइन की। तो अल्काइन की कॉमन नेमिंग मैं आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा, वो मैं आपको डेरिवेटिव सिस्टम में सिखाऊंगा, क्योंकि जो अल्काइन का नाम डेरिवेटिव सिस्टम में होता है वही अल्काइन का नाम कॉमन नेमिंग सिस्टम में भी होता है। और डेरिवेटिव सिस्टम में इस चीज़ को समझना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैं अल्काइन की कॉमन नेमिंग आपको डेरिवेटिव सिस्टम में बता दूंगा। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। और क्लोज तो क्या, अभी हमको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वाला पार्ट तो पढ़ना ही है। अभी तो हमने केवल हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग सीखी है, उसमें भी केवल स्पेसिफिकली अल्केन और अल्कीन की, अल्काइन की भी नहीं सीखी है कॉमन नेमिंग। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव जो हैं उनकी कॉमन नेमिंग हमको सीखनी है।